तो आइए आज हम चर्चा करें कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक। यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध इनका साहित्य का दिया हुआ नाम है। ये मराठी परिवार में जन्म लिए। इनके पिताजी सरकारी नौकरी किया करते थे पुलिस में, और जब सरकारी नौकरी करते करते इनके पिताजी का रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद मुक्तिबोध के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई भरण पोषण का। सयाने हो चले थे। हिंदी से इन्होंने एमए पास किया। करने के बाद कुछ नहीं मिला तो अध्यापन का काम शुरू किया, पढ़ाने का काम, और पढ़ाई के दिनों से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिए। बहुत ही पहुंचे हुए कवि माने जाते हैं आधुनिक हिंदी नई कविताओं के। शुरुआती दिनों में इनकी कविता के ऊपर छायावाद, जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, छायावाद का असर पड़ा। लेकिन धीरे धीरे क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इनकी कविताओं में आत्मसंघर्ष स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक खूबसूरत निबंध है। थोड़ा कठिन है, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। देखो, कलाकारी जो होती है ना, जैसे पाक कला एक कला है, खाना बनाना। जैसे चित्रकला एक कला है, चित्रकारी करना, है ना। कई किस्म की कलाकारी होती है। झूठ बोलना भी एक कला है। एक ऐसा स्मार्टली झूठ बोल जाए कि वो सच लगे, ऐसा कला। उसी में साहित्य भी एक कला है। अब साहित्य में हम चाहे कविता लिखें, चाहे हम साहित्य में कोई कहानी लिखें, निबंध लिखें, ये कलाकारी है। तो कलाकार वही कहलाएगा जो इस कलाकारी में निपुण हो। अब उसमें व्यक्तिगत ईमानदारी है। हिंदी को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए बीच बीच में इंग्लिश भी डाल रहा हूँ। व्यक्तिगत ईमानदारी यानी कि अक्सर बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको समझने में थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मतलब पर्सनल ऑनेस्टी, कि जितना फील किया उतना ही उस कला में डाला, है ना। जितना मैंने महसूस किया उतना ही मैंने कला में, मतलब अपने कविता में डाला, अपनी कहानी में डाला, अपने विचारों को जितना मैंने फील किया उसी को कहेंगे व्यक्तिगत ईमानदारी, पर्सनल ऑनेस्टी। मतलब मैं पर्सनली ऑनेस्ट हूँ, जो भी फील कर रहा हूँ वही डाल रहा हूँ। यहाँ लिखने साहित्य की बात को लेकर के है। अब देखिए, यहाँ पर गजानन मुक्तिबोध के एक मित्र हैं, उन्हीं को आधार बना करके बात विवाद चल रहा है दोनों में। उसी बात विवाद के जरिए ये खूबसूरत निबंध का निर्माण हो रहा है, रचना हो रहा है। और उस निबंध के जरिए आपको समझ में आएगा कि लेखक कहना क्या चाहते हैं। ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैंने जो डायरी लिखने का कार्यक्रम शुरू किया है उसमें मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ। मैंने कहीं किसी के आर्ट को चुराया नहीं। मैंने जितना फील किया वो बात सच सच में लिखा, जितना महसूस किया वो बात सच सच में लिखा। तो मैं व्यक्तिगत ईमानदार हूँ। लेकिन इनका जो फ्रेंड है, इनका दोस्त यशराज, वो बात बात पर इनको इस बात को साबित करने पर लगा हुआ है कि तुम व्यक्तिगत ईमानदारी की बात कर रहे हो, तुम्हारा ये जो लेख है वो पूरी तरह से फ्रॉड है। इसी पे चर्चा चल रही है। अब देखिए, मेरी डायरी पर बहुत कम बहस हुआ करती है। मतलब अक्सर लेखक अपने डायरी के ऊपर बहस नहीं करते हैं किसी से। कल हो गई। वो जो यशराज है ना, ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम और तुम भी यशराज को जानते हैं। वही वही उस गली में रहते हैं। अरे वही वही यशराज, वो जो गली में रहते हैं। नहीं नहीं, उनकी वकालत नहीं चलती। अब सामने वाला हो सकता है बोला हो, कोई और आदमी बैठा हो बोला हो, अच्छा वो क्या जिनकी वकालत चलती है, जो एडवोकेट हैं और लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। तो राइटर ने कहा, अरे नहीं यार, कहाँ उनकी वकालत चलती है। हाँ यूं ही है, वो आदमी काबिल है। आदमी तो काबिल है। काबिल बोलते हैं कि इसको पढ़ा लिखा इंसान को। बीएससी बीटेक एलएलबी, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, साइंस से बीएससी भी किए हैं। लो भाई, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, समझ में नहीं आ रहा है। साइंस पढ़े, फिर इंजीनियरिंग किए, फिर वकालत भी किए, लेकिन बिल्कुल बेरोजगार हैं। इस शहर में उन्हें सब जानते हैं। हंसते हैं लोग उनके ऊपर। बेरोजगार है ना, इसीलिए हंसते हैं। ठीक है। उनके चेहरे पर हमेशा शनिचरी छाई रहती है। शनिचरी मतलब क्या होता है भाई? जैसे हम लोग बोलते हैं उसके सिर पर शनि सवार है। शनि एक ग्रह है, शनिचरी ग्रह होता है। सैटरडे को शनिचर कहते हैं। मतलब जो आदमी हमेशा इस टाइप से रहे, उसके चेहरे को देख के क्या होगा, दुखी हो जाओगे कि नहीं? कहाँ से देख लिया यार शक्ल इसका, कहाँ हंसता खिलखिलाता चेहरा, और कहाँ ये शनिचरी छाया हुआ कहलाएगा। खैर, तो वसुधा के लिए लिखी गई ताजी ताजी डायरी उन्हें सुनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतने काबिल हैं तो मैंने सोचा चलो इनको सुना देते हैं मेरा साहित्य। सुनाएंगे तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा शाबाशी वाशी देंगे, हमको भी लगेगा कि मैं तो लेखक बन गया भाई। क्या तीर मारा है मैंने। जब ये सुनेंगे और शाबाशी देंगे तो हमको भी लगेगा क्या तीर मारा है। तीर मारने का मतलब भाई मैं इसमें कामयाब हो रहा हूँ, लिखने में कामयाब हो रहा हूँ। यशराज गर्दन नीचे डाले मेरी डायरी को चुपचाप सुन रहे थे, ऐसे करके।
सुन रहे थे। जब सुनना खत्म हुआ तो बहुत ही मंथर गति से उन्होंने अपना सिर ऊंचा उठाया, धीरे से उठाया और कहने लगे, यह डायरी एकदम फ्रॉड, बेकार, थर्ड क्लास। मेरा तो बस, आप सोचो कैसा लगेगा। आप किस भावना से किसी को सुनाए और क्या जवाब मिला। मुझ पर वज्रपात हो गया, जोरदार अटैक। ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र के वहां से वज्रपात हो गया मेरे ऊपर। काटो तो खून नहीं। सोचो कितना इंटरेस्ट के साथ हम किसी को सुना रहे हैं और आदमी चुपचाप सुन रहा है, माथा नीचे करके उसका बोल रहा है। घटिया एकदम, थर्ड क्लास। कैसा मेरा मुंह बन जाएगा, लगेगा काटेंगे तो खून नहीं निकलेगा, पूरा खून सूख गया, नाड़ी खिसक गई। यशराज ने अपना चेहरा ऐसा बिगाड़ लिया था मानो उसकी जबान का स्वाद एकदम कड़वा हो गया हो। सुन करके ऐसा मुंह बनाया था ना, देख करके गुस्सा लग रहा था। मेरा इतना देर से सुना और सुनने के बाद हट, बेकार, हट, ऐसे ऐसे मुंह बना रहा है। मुंह ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है कि ना कड़वा हो गया मुंह एकदम। डायरी मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी मतलब लिखी थी, परसाई जी के पत्र रूपी पिस्तौल से संप्रेरित होकर। भाई परसाई जी का नाम जानते हो ना, हरिशंकर परसाई, बहुत बड़े लेखक हैं। उनके हर लेख में, हर निबंध में कुछ ना कुछ व्यंग रहता है, ताना रहता है, भगवान को लेकर, तो कभी धर्म को लेकर, तो कभी राजनेताओं को लेकर। ठीक है, आप लोगों में भी था 11 क्लास में, मैं नर्क से बोल रहा हूँ। ठीक, भोला राम का जीव क्लास 9 में था। इस तरह से प्रेमचंद के फटे जूते, ये साहित्य के ऊपर व्यंग है उनका, बहुत खूबसूरत। तो परसाई जी द्वारा, उनके द्वारा पत्र रूपी पिस्तौल मतलब साहित्य जगत में उन्होंने एक पत्र लिखा था, बहुत महत्वपूर्ण साहित्य का वो मुद्दा था पत्र। उसी पत्र से मैं इंस्पायर होकर मैंने डायरी लिखना शुरू किया था। पिस्तौल मतलब वो सब मत समझना, यहाँ मतलब है कि उन्होंने वो छोड़ा, अटैक किया साहित्य की दुनिया में, इस चीज़ से पत्र लिखकर। उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये लिखा। नतीजा क्या निकला, धूल, राख, बालू। ये धूल, राख, बालू इनसिग्निफिकेंट चीज़ होता है ना, कोई महत्व नहीं है, उसी के जैसा मेरा ये भी हो गया, इनसिग्निफिकेंट। मैंने अपने मन को काफ़ी नसीहत दी। नसीहत नहीं देंगे तो और क्या करेंगे, सामने वाला का मारेंगे क्या, सिर्फ बाल नोच के। चुपचाप सुन लिया, नसीहत दिया, उसकी पीठ थपथपाई, अपने मन की पीठ थपथपाई, मन ही मन में। निस्संदेह उस समय मेरा चेहरा बहुत पीला हो गया था, क्योंकि मैंने उस क्षणों का अनुभव किया कि चेहरे का खून निचोड़ता हुआ दिल में टपक रहा है। मैंने यशराज की तरफ जब देखा तो मुझे संदेह हुआ कि वह भी मुझ पर हंस रहा है। इस पैराग्राफ को ले देकर यही मतलब है कि मैं जब देखा यशराज की तरफ तो मुंह तो उसका बिगड़ा हुआ था, ऐसे मुंह बनाया हुआ था हेटफुल तरीके से, थर्ड क्लास, देखा, ऐसे मुंह बनाया हुआ था, लेकिन मन ही मन में वो मेरे ऊपर हंस रहा था और उसकी हंसी हमारे हृदय पे आघात कर रही थी। हंसी कैसी थी साहित्य लिखने आया है, थर्ड क्लास साहित्य, फ्रॉड, ठीक है, ऐसे हंस रहा था, यानी कोई मुझे अयोग्य साबित कर रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपने को संवारते संभालते हुए शब्दों के लिए भटकते हुए कहा, तो तुम भले ही हमको फ्रॉड कह लो, इसमें व्यक्तिगत ईमानदारी जरूर है। डायरी मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है। व्यक्तिगत ईमानदारी समझ गए ना, लेखक ये कहना चाह रहे हैं, तुम चाहे जो कह लो, मैंने इसमें पर्सनली हर चीज़ ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ बयान किया है। डायरी में हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, भाई आज मैं वहाँ गया तो आज मैंने ये देखा, वो देखा, ये हुआ, उन्होंने ये कहा, मैंने ऐसा फील किया, जो हम पर्सनली फील करते हैं वही चीज़ लिखते हैं। तो तुम चाहे जो भी कह लो। यशराज ने अपनी मुस्कान दबा ली, उसके मुंह में मुस्कान आ रहा था, चेहरे पे दबा लिया। उसके होठों को इस छोटी सी हलचल से मुझे घाव सा लग गया। जब अपने होठ को दबाया, ऐसे जा रहा था हंसने, ऐसे दबा लिया, घाव लग गया हमको। तो वो जो होठ का हरकत देखे ना उसका, बहुत बुरा लगा। मैं प्रयत्न करने लगा कि मेरी आंखों में क्रोध या खून दौड़ जाए, कोशिश करने लगा कि गुस्सा आ जाए मेरी आंख में, लेकिन देह में रक्त ही नहीं था, खून तो सूख गया था ना मेरा, गुस्सा आएगा कहाँ से, आंख लाल होगा कहाँ से, हो ही नहीं रहा है। अगर मैं अकड़ने का नाटक भी करता तो भी बात न बनती, क्योंकि वैसा करना मेरी बौद्धिक संस्कृति के मानदंडों के बिल्कुल विपरीत था। मतलब राइटर को गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा को दिखा नहीं रहा। भाई पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी अपने आप को क्रोधी होकर दिखलाए, अच्छा लगेगा। क्रोधी कौन होते हैं, जानवर। शांत रहते हैं बुद्धिमान लोग, चुप रहते हैं। क्रोध आता है तो भी चुप रहते हैं, खून का घूंट पी के रह जाते हैं, जवाब बुद्धि से देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने भी यही किया। अब तक का ये इतिहास है कि मेरी अपनी बुद्धि द्वारा हृदय को संपादित और संशोधित करता आया हूँ। ये मेरा हिस्ट्री है। आज तक जब कभी भी मेरा हार्ट में उथल पुथल हुआ है या मेरा बुद्धि में उथल पुथल हुआ है, मैंने उसको संपादित किया है। संपादित करना मतलब एडिट करना। एडिट में क्या करते हैं, अच्छा कर देते हैं, कुछ थोड़ा ख़राब करना तो ख़राब भी कर सकते हैं। जनरली हम लोग पॉजिटिव करते हैं, अच्छा एडिटिंग कर देते हैं, वीडियो का एडिटिंग करते हैं, बुद्धि का भी एडिटिंग होता है। जैसे दिमाग में गुस्सा आया, दिल में गुस्सा आया, तुरंत एडिटर बन जाओ, तुरंत लग जाओ एक्शन में,
कुछ कुछ उसमें प्लस करो, कुछ इमोजीज डालो, कुछ ये करो, कुछ वो करो, खुशहाल बना दो। ये मेरा हिस्ट्री रहा है, बचपन से चल रहा है मेरा ये काम, हमेशा एडिट करने का। किसको एडिट करने का? माइंड को और हार्ट को। जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है भाई, प्राइमरी स्कूल है। देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये समझाना चाह रहे हैं राइटर कि बचपन से मैंने सोचा था कि अभी तो बहुत डिफिकल्टी है, पढ़ना 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 बहुत मुश्किल है। एक समय ऐसा आएगा कभी ना कभी जब हम यूनिवर्सिटी लेवल में चले जाएंगे, मेरी पढ़ाई का प्रेशर कम हो जाएगा, ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। हर बच्चे को लगता है बड़ा हो जाने के बाद मुश्किल ख़त्म हो जाता है, जल्दी से बड़े हो जाते काश। और उस बड़ा होने को हम लोग मानते हैं यूनिवर्सिटी, और छोटा हो रहने को मानते हैं स्कूल। हर बच्चा चाहता है कि हम बड़ा हो जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं। समझ रहे हो ना? यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि हम कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, मतलब हम बड़े हो जाएं। बड़े हो जाएंगे तो दिक्कतें कम हो जाएंगी। बचपन में कई बार ऐसा होता है, कई लोग मारने को दौड़ते हैं, कई लोग डांट देते हैं, कई लोग इंसल्ट कर देते हैं। ये सब बड़ा होने पर नहीं होता है। कम से कम बचपन में बहुत सारा प्यार मिलता है तो हम लोग को लगता है बड़ा होने पे और ज़्यादा मिलेगा। उल्टा हो जाता है, बड़ा होने पे लोगों की उम्मीदें बन जाती हैं तुमसे, ये करो वो करो, नहीं करोगे तो तुम बेकार हो। तो मैंने सोचा था कि कभी बड़ा हो जाऊंगा, ज़िंदगी यूनिवर्सिटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है दोस्तों। ये ज़िंदगी बड़ा होने के बाद यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, कॉलेज नहीं है। ज़िंदगी हमेशा ही स्कूल है। मतलब तुमको हमेशा ही यहाँ दिक्कत झेलना है, हमेशा ही तुम छोटे बच्चे की तरह ही रहोगे, बड़े कभी नहीं बन पाओगे। भय, आतंक, विचित्र आशंकाएं, अजीबोगरीब उलझाव, फटी हुई टाट पाटियाँ, पुराने स्याही रंगे टेबल, गुरुजी की भयानक दुतरफा मूंछ, घर में माता पिता की डांट फटकार, बच्चे का कोमल छोटा सा शरीर। समझ में आ गया होगा? बचपन यही सोता था ना। शर्ट लिए हैं, शर्ट में पेन रखे हैं, यहाँ काली लगा हुआ है, इंक है ना। नीव विम, जो पेन का कलम का नीव होता है उसको दांत से खींच दिए तो यहाँ स्याही लग गया कोने में, ठीक है। हाथ हाथ गंदे हैं, टाट वाट लेके जा रहे हैं, पेड़ के नीचे बिछा के बैठेंगे पढ़ने के लिए गुरुजी के पास। गुरुजी को वो मूछें, भयानक मूछें, त्योरियाँ चढ़ी हुई, काम नहीं किया इधर आ, तुरंत पिटाई शुरू। घर में जाएंगे तो पापा का मार्क्स इतने कम आए, पापा दे धुलाई। तो ये बचपन का था। मैंने सोचा था बड़े हो जाएंगे, सोचा था कि जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊंगा, ऊंचा तगड़ा मोटा, फिर जिंदगी प्राइमरी स्कूल ना रहेगी। लेकिन नहीं, जो जो बड़ा होता गया खून सूखता गया। खून सूखने का मतलब और भयानक होता गया जिंदगी, और हैरत अंगेज। ऊंचा भी हो गया, जर्जर भी हो गया, कमज़ोर हो गया। ज़िंदगी पहले से भी बदतर प्राइमरी स्कूल होती गई। तुम लोग भी बड़े हो रहे हो ना, अब हाइट में शायद बड़े ना हो, अब बुद्धि में बड़े होगे। देखोगे ज़िंदगी और जर्जर होती जा रही है, बदतर होती जा रही है, जो बचपन में था उससे भी भयानक। हाँ, कोई वैसा डांट वाट नहीं लगाएगा, ज़िंदगी डांट लगाएगी, सिचुएशंस डांट लगाएंगे। हर वक्त कोसेंगे हम लोग अपने आप को, क्यों बड़े हुए, काश वही दिन रहता छोटे वाले। जी हाँ, ज़िंदगी भर पाठ पढ़ना है, आपको भी हमको भी। सिर्फ पहाड़ी पढ़कर ही काम नहीं चलने का, गुणा भाग की नई से नई कतर ब्योंत करनी पड़ेगी, नई से नई पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी जैसे जैसे बड़े होते जाओगे। उंगलियों में स्याही, कमीज पर नीले दाग, होठों के एक सिरे पर नीला रंग, मरने तक प्राइमरी स्कूल ही रहेगी है जिंदगी, वही पुरानी फटी टाट। समझ में आ गया? दोनों पैराग्राफ को मिला के समझेंगे तो यही कि राइटर ने सोचा था कि अभी बच्चा हूँ, बड़ा हो जाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल मेरा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ा होने के बाद उसको महसूस हुआ कि ये ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई। बचपन में इतनी मुश्किल थी, और भी मुश्किल हो गई। सिचुएशन थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन मुश्किल और भी हो गई। यशराज की बात अलग है, उसकी बात छोड़ दो। मेरा वो जो मित्र है ना यशराज, उसकी बात छोड़ दो। वह आला आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है भाई। वो जब बातें करता है या कुछ लिखता है तो हमेशा आइंस्टाइन की बात करता है, प्लैंक और लाप्लास की बात करता है। लाप्लास, प्लैंक, ये सब बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, वेस्टर्न कल्चर के लोग, वेस्टर्न पीपल हैं, ठीक है ना। उन लोगों की बातें करता है ये, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं, इस मैं को नष्ट कर दो, भारतीय संस्कृति का यह संदेश है। अब राइटर खुद की तुलना कर रहा है किससे? यशराज से। बोला मैं कौन हूँ? तो अब देखो, मैं जैसे ही बोला तैसे उसको ऐसा लगने लगा कि शायद मैं अपने आप को एक साहित्यकार मानने लगा हूँ। घमंड आ रहा है, अभिमान आ रहा है। तभी इस अभिमान को धर दबाता है और कहता है कि हमारे संस्कृति में ऐसा सिखाया गया है, मैं को दबा दो, मैं नहीं आना चाहिए, है ना। पोएम नहीं पढ़े थे हम लोग, दोहा, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जामी दो न समाई। वही बात है, मैं मतलब अभिमान है। बोल रहा है मैं नहीं, मैं को तो दबा देना पड़ेगा भाई, मैं अभी कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं हो गया हूँ। यशराज का शब्द प्रवाह मेरे कान में बहा, मतलब बोलता चला गया धड़ाधड़।
उसने बोला व्यक्तिगत ईमानदारी का क्या अर्थ है पहले बताओगे मुक्तिबोध? अधिक से अधिक वह अभिव्यक्ति की ईमानदारी है। ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा वो अभिव्यक्ति की ईमानदारी है। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का ऑनेस्टी, मतलब तुम जो भी एक्सप्रेस कर रहे हो वो ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर रहे हो, किसी से लिया हुआ नहीं, किसी से चुराया हुआ नहीं, ठीक है ना, किसी की लिखी हुई लाइन नहीं, ठीक है ना। यही मतलब होता है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का, मतलब होता है अभिव्यक्ति की ईमानदारी। लेकिन तुम में तो ये भी ईमानदारी नहीं है, तुम में मतलब मुक्ति बोध को वो दोष लगा रहा है यशराज, बोला कि व्यक्तिगत ईमानदारी का तो बात छोड़ो, तुम में तो एक्सप्रेशन का भी ईमानदारी नहीं है, अभिव्यक्ति की भी ईमानदारी नहीं है। यशराज न जाने क्या क्या कहता चला गया। मैं तो मन में सोच रहा था कि मुझे तो बुद्धि के द्वारा अपने हृदय को संपादित संशोधित करना है, याद है ना ऊपर पढ़ा, एडिटिंग करना है, गुस्से को रोकना है, उसमें पाद टिप्पणियाँ जोड़नी है। पाद टिप्पणियाँ जोड़नी है मतलब जो डायरी में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब यहाँ अपने दिमाग की बात कर रहा हूँ, सॉरी, जो मैं अपने दिमाग में गुस्सा सोच रहा हूँ, जो मुझे हलचल आ रहा है दिमाग में, दिल में जो मैंने चल रहा है, टिप्पणियाँ तो मैं करूँगा, लेकिन वो मैं उसको इकट्ठा करके रखूँगा। पाद मतलब होता है पैर, नीचे नीचे की ओर मैं उसको जमा के रख रहा हूँ कि हमको बोलना क्या है, कब और क्या बोलेंगे। भूमिका लिखनी है, सबके पीछे निर्देश सूची भी तो जोड़ देनी है, ठीक है। तो मैं अपने हृदय के अंदर की सारी भावना को सजा रहा था, संवार रहा था, संजो रहा था, कैसे एक्सप्रेस करना है। किंतु ये संपादन संशोधन क्या कभी पूरा होगा? क्या कभी मैं मास्टरपीस की भांति इसे उपस्थित कर सकूंगा मास्टरपीस की तरह? शायद यह संभव ही नहीं है। कल ही बहुत बूढ़े पिताजी ने मुझे कहा था, मेरे पिताजी ने कहा था, आखिरी सांस छूटने तक नया सीखना पड़ता है। उसने कहा पिताजी ने, बेटा जब तक तुम आखिरी सांस लोगे ना तब तक सीखना है जिंदगी में, अपने आप में संशोधन करते रहना पड़ता है, लगातार सीखते जाना है और नए नए पाठ पढ़ना है। मतलब ये ज़िंदगी कभी, कठिनाइयाँ इसकी, मुश्किलें इसकी कभी ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है ना। ये एडिटिंग करना, ये विषय सूची लिखना, एज ए राइटर, एज ए लिटरेचर राइटर, हमको ये सब करना ही पड़ेगा, ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। तो अब आगे क्या वाद विवाद हो रहा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काफ़ी लंबा ना हो जाए, यहीं तक। थैंक यू।